अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है CHN का टॉपिक हमारे पास है एयर वेंटिलेशन इन हाउसिंग। तो BSN ऑन FT पे दोबारा जो है खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स स्किप। अच्छा जी, वेंटिलेशन क्या होती है? द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर सो दैट द ऑक्सीजन कैन बी एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स। अच्छा, वेंटिलेशन को अगर सिंपली डिफाइन करूँ तो वेंटिलेशन होती है कि हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर आना एल्वियोलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसको कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है जी, ईजी है। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन दी हुई है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ वेंटिलेटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग वेंटिलेटेड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होना एल्वियोलाई के अंदर, या स्टेट ऑफ बीइंग वेंटिलेटेड या ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वेंटिलेशन हो रही हो तो उसको कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है जी, वेंटिलेशन ईजी है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको डीप जाने की। The systemic removal and replacement of heated air, smoke and gases from a structure with cool air। अच्छा, वेंटिलेशन का जो है एक और मतलब ये भी हो सकता है, अगर ह्यूमन के हवाले से हमने देखें तो पिछली कंडीशन होगी, और अगर हम बिल्डिंग्स के हवाले से देखें तो सिस्टमिक रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हीटेड एयर। यानी कि आप ऐसे एक स्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हो जहाँ पर गर्म हवा या जो है कोई स्मोक वगैरह जो है, गैसेस वगैरह जो है वो बाहर निकल रही हो और बाहर से सही अच्छी हवा, ताज़ी हवा जो है वो अंदर आ रही हो, तो उसको कहते हैं वेंटिलेशन, उसको भी वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है? एयर और वेंटिलेशन अगर आपके घर में अच्छी होगी तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? रेस्क्यू हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं पे आग वगैरह लग गई तो अच्छे जो है वो रेस्क्यू हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज सर्वाइवेबिलिटी ऑफ ट्रैप विक्टिम्स, जो है उनकी सर्वाइवेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर देखें पैक घर होगा, जब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होगा, आग लग गई तो अंदर ही जल के मर के खप के मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर को वेंटिलेटेड बनाएं। ठीक है, अच्छा, इम्प्रूव्स विजिबिलिटी एंड रिड्यूस हीट लेवल्स, रिड्यूस करता है हीट लेवल्स को, आपकी जो है विजिबिलिटी, यानी कि अगर घर के अंदर धुआं फैल गया है तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो अगर एयर वगैरह होगी, बाहर निकलने का रास्ता होगा, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, रिडक्शन ऑफ फ्लैश ओवर एंड बैक ड्राफ्ट पोटेंशियल। देखें, एक होती है बैक ड्राफ्ट पोटेंशियल, ये क्या होता है? देखें, घर के अंदर आपका स्मोक जो है एकदम से सारा स्मोक हो गया, जैसे कि कोई जो है धुआं हो गया, कोई चीज़ जल गई है एकदम से। ठीक है, अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा, सारा धुआं हो जाएगा, इसको कहते हैं बैक ड्राफ्ट पोटेंशियल। ठीक है, और फ्लैश ओवर का मतलब होता है कि आग लग जाना, एकदम से आग लग जाती है। ठीक है, किसी भी गैस वगैरह की जमा होने की वजह से एकदम से आग लग जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि किचन के अंदर जो है सिलेंडर ना रखा जाए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सिलेंडर से कोई गैस वगैरह लीक हो रही हो और आप एकदम से माचिस जला दें और बाहर निकलने का रास्ता ना हो, तो क्या होगा? फ्लैश ओवर हो जाएगा, यानी कि आग लग जाएगी। तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ फ्लैश ओवर एंड बैक ड्राफ्ट पोटेंशियल। तो ये एडवांटेज है वेंटिलेशन की। अच्छा, फायर अटैक्स जो है उसके अंदर कंट्रोल होगा। ठीक है, नहीं होंगे इतने ज़्यादा। अच्छा, फायर स्प्रेड कंट्रोल, अगर फायर लग भी गई किसी जगह से तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी कंजर्वेशन, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो महफूज रह सकती है अगर वेंटिलेशन होगी तो। डिसएडवांटेजेस और इम्प्रॉपर वेंटिलेशन अगर होगी तो, अगर इम्प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फायर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, आग जो है वो फैल जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेटेड बर्निंग जो है जलना जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पुट्स फायर फाइटर्स इन डेंजर, फायर फाइटर्स जो कि हमारे फायर ब्रिगेड्स होते हैं वो क्या, उनको जो है ख़तरे में डालते हैं आप, अगर आपकी घर की वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। ट्रिगर्स बैक ड्राफ्ट, ठीक है जी, यानी कि स्मोक का जो है वो जमा होना किसी जगह पर, वो जो है ट्रिगर हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, आपके जो स्ट्रक्चर है, आपका जो घर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर वेंटिलेशन ऑन हेल्थ के ऊपर जो है वो क्या, पुअर वेंटिलेशन के क्या असरात होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं कि मेजर आउटकम्स एंड हैज़र्ड्स ऑफ पुअर वेंटिलेशन इंक्लूड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू लो वेंटिलेशन। ये ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग एक कमरे के अंदर बैठे हुए होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होंगे और दरवाज़ा बंद होगा, नया ऑक्सीजन कहीं से आ नहीं रहा, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ऑक्सीजन के लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है जी, बिल्ड अप ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स दैट कॉजेज पुअर इंडोर एयर क्वालिटी। अगर आपके घर के अंदर क्या है, चूहे हैं जो कि बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स कहलाते हैं, चूहे हैं, कॉकरोचेस हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है जी, और केमिकल्स हैं, यानी कि कोई पेंट वगैरह खुला रखा हुआ है तो क्या होगा, और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है,
तो क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स वो कीड़े मकोड़े, और केमिकल कंटामिनेंट्स या पेंट वगैरह जो होती हैं उसको कहते हैं केमिकल कंटामिनेंट्स। तो वो क्या होगा, घर के अंदर अगर रखे हुए हैं तो आपकी जो घर की इंडोर एयर क्वालिटी होगी वो जो है डिस्टर्ब होगी, यानी कि जो है आप अच्छी जो है फ़िज़ा में जो है वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है जी, गंदगी है आपकी चारों तरफ। अच्छा, लीजनर्स डिजीज़ और पॉन्टिक फीवर एंड ह्यूमिडिफाइड फीवर कॉज बाय कंटामिनेटेड स्टैंडिंग वाटर एंड पुअरली मेंटेन। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपके घर के बाहर जो है वो कोई कंटामिनेटेड वाटर खड़ा हुआ है, ठीक है, गंदगी वाला पानी खड़ा हुआ है, तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। लीजनर्स डिजीज़ हो सकता है, ये एक किस्म का नमूनिया होता है। नमूनिया क्या होता है, नमूनिया जो है आपके जो है एयर सैक्स जो होते हैं, यानी कि जो एल्वियोलाई होते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सूज जाते हैं या लिक्विड कोई भर जाता है, तो उसको कहते हैं नमूनिया। फीवर जो है वो भी आपके एक फ्लू लाइक जो है आपका बीमारी होती है, जो जिसके अंदर आपको फ्लू होता है, थोड़ा सा बीमारी होती है, कमज़ोरी होती है। ठीक है जी, फीवर होता है थोड़ा थोड़ा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी लेगनर्स डिजीज़ की वजह से होता है। ठीक है, और ह्यूमिडिफाइड फीवर यानी कि हल्का फुल्का बुखार जो है वो आपको आ सकता है। तो किसकी वजह से होता है ये, अगर कंटामिनेटेड स्टैंडिंग वाटर जो है वो आपके घर के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है जी, और जो है आपकी जो HVAC यानी कि H से हीटिंग, V से वेंटिलेशन और AC से एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका सही नहीं है, तो भी आपको ये लीजनर्स डिजीज़, पॉन्टिक फीवर और ह्यूमिडिफाइड फीवर जो है ये आपको हो सकते हैं। ठीक है जी। एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर कॉजिंग फटीग, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रक्शन। अगर आपका घर ऐसा बना हुआ है अगर ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर हवा का कोई रुख ही नहीं है, रफ्तार ही नहीं है, तो क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा आपके घर के अंदर, बहुत ज़्यादा हब्स हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगा, उसके नतीजे में आपको फटीग हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा, दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। डिस्कम्फर्ट यानी कि बेचैनी हो जाएगी, और डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक होती है लो ह्यूमिडिटी, दूसरा होता है हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा के अंदर मॉइस्चर होना। अगर मॉइस्चर कम हो गया, हवा ड्राई हो गई आपकी घर की, तो क्या होगा, आपके ड्राई थ्रोट हो जाएगा, स्किन जो है आपकी ड्राई होने लग जाएगी, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को टच करने लगते हैं, सर्दियों के अंदर आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को अचानक से टच करने लगते हैं, आपको करंट लगता है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होता है। ठीक है जी, तो आप किसी भी चीज़ को अगर हाथ लगाएंगे तो हल्का फुल्का आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी अगर होगी तो इससे क्या होगा, अगर हाई ह्यूमिडिटी कहीं पर होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो इसलिए ना हाई ह्यूमिडिटी अच्छी है ना लो ह्यूमिडिटी अच्छी है। तो आप अपने घर को ऐसा रखें, वेंटिलेटेड रखें, ताकि हवा का आना जाना रहे, और आप जो है ना हाई ह्यूमिडिटी के मद में आए और ना लो ह्यूमिडिटी के मद में आए, जद में आए सॉरी, तो फिर जो है आप बिल्कुल सेफ़ होंगे। ठीक है, एक्सेसिव एंड इरिटेटिंग वर्क प्लेस ऑर्डर्स कॉजिंग वर्कर डिस्कम्फर्ट। अगर आपके जो है हाउसिंग के अंदर या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं अपने, तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मतलब ये ऑर्डर्स कहते हैं बदबू को, अगर बदबू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो क्या होगा, वर्कर डिस्कम्फर्ट यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकती है। एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट कॉज बाय पुअर HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन मेंटेनेंस। तो क्या होगा कि अगर मेंटेनेंस सही नहीं है, आपकी हीटिंग और वेंटिलेटिंग में एयर कंडीशनिंग जो है सही नहीं है, तो क्या होगा, डस्ट और डर्ट जो है वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि फिर जो है डिस्कम्फर्ट कर सकता है वर्कर्स को। ठीक है। अच्छा जी, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम उसको कहते हैं कि जहाँ पर आपकी वेंटिलेशन अच्छी ना हो, तो वहाँ पर आपको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो जाते हैं, जैसे कि इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज, थ्रोट, हेडेक, फटीग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। और ससेबिलिटी टू कोल्ड एंड फ्लू, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है आपको सर्दी लगने की, और फ्लू भी आपको हो सकता है। तो ये सारे सिंड्रोम जो हैं ये कहलाते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। यानी कि आप ऐसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि इतने ज़्यादा नहीं होते, सीवियर तक नहीं जाते। ठीक है, ये हल्की बुल्की जो चीज़ें होती हैं ये आपको हो सकती हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की अंदर। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी। अगर आप एक कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पर जो केमिकल्स वगैरह डील हो रहे होते हैं, तो आपको मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी हो सकती है। ये क्या होता है, डेबिलिटेटिंग इलनेस ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू वन केमिकल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। एक ऐसी बीमारियां जो कि आपको किस वजह से लग सकती हैं, एक्सपोज होना
आप किसी केमिकल को एक्सपोज हो गए या जो है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स को एक्सपोज होना, तो आपको छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है, आपको स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, आपकी ब्रीथिंग जो है इरेगुलर हो सकती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, और आई, नोज़ और थ्रोट इरिटेशन हो सकती है। ठीक है जी। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउसिंग की। तो हाउस कितने किस्म के होते हैं। तो ये आपके पास पहला जो पिक्चर नज़र आ रही है ये है डिटैच हाउस, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि सिंगल जो है बेडरूम होगा, ठीक है, सिंगल किचन होगा, सिंगल बेडरूम, 2 बेडरूम भी हो सकते हैं लेकिन छोटा सा हॉल होगा। ठीक है, ये कहलाता है डिटैच हाउस। ठीक है, सिंगल फैमिली के लिए। अच्छा, ये है सेमी डिटैच हाउस, यानी कि इसके अंदर डबल बेड होगा और जो है अलग अलग कार पार्किंग होगी। फिर फैमिली तो सिंगल होगी लेकिन थोड़ी स्पेस ज़्यादा होगी उनके पास, कॉमन जो है वो शेयर होगा। ठीक है, जैसे सहन होता है तो सहन जो है उनके पास मौजूद होगा। ठीक है जी। तो टेरेस हाउस का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन में जो है 3-4 घर एक ही लाइन में एक जैसे बने हुए होते हैं, बीच में जो पार्टीशन हो रही होती है, पार्टीशन हुई हुई होती है और अलग अलग फैमिलीज़ रह रही होती हैं उसके अंदर। ठीक है जी। ये होता है फ्लैट्स जो है ऊपर नीचे जो होते हैं, आमने सामने भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। बेंगलो जो होता है ये जो है आलीशान घर होता है छोटा सा। ठीक है, सिंगल फैमिली के लिए। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रूफ्स कितनी होती हैं ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्लैट जो है बिल्कुल सीधी होती है, मेन सेट थोड़ी सी जो इस तरह की होती है, देख लें इसके पढ़ लें थे। ठीक है, गैबल, हिप, बटरफ्लाई, लैंटर्न, गैम्ब्रल, आर्क। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, फिर इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग। हाउसिंग के लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, देखिए सैनिटरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनकी। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथराई जो है सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बंगी रोज़ आता हो, कचरा उठाता हो। ठीक है, तो मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फूड प्रिपरेशन एंड रिफ्यूज़ डिस्पोजल होना चाहिए, मतलब खाना बनाने के लिए जो है अच्छी जगह होनी चाहिए, किचन अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए, और डिस्पोजल करने के लिए यानी कि जो कचरा होता है उसको डिस्पोज करने के लिए जगह होनी चाहिए, कचरा कुंडी होनी चाहिए घर से दूर। ठीक है, स्पेस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, थर्मल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि सर्दी के अंदर जो है वो गर्म रहे और गर्मी के अंदर वो सर्द रहे। ठीक है, एलिमिनेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, यानी लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड मटेरियल उसका अच्छा होना चाहिए, घर का जो घर जिस स्ट्रक्चर और मटेरियल से बना हुआ है वो अच्छा होना चाहिए। इंटीरियर एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेंट्स ना हो उसके अंदर। ठीक है, वाटर सप्लाई होनी चाहिए अच्छी, पानी आता हो। लेड बेस पेंट। अच्छा, लेड बेस पेंट जो है ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था लेकिन आजकल इस पर बैन लग गया है, क्योंकि ये जो है बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, तो इसलिए इसको लेड बेस पेंट, यानी कि जो जिसके अंदर वो वाला पेंट जिसके अंदर लेड का यूज़ किया गया हो। लेड एक एलिमेंट है, लेड जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी वजह से इसको जो है बैन कर दिया गया है। ठीक है, आपकी जो है एक्सेस होनी चाहिए, मार्केट वगैरह पे एक्सेस होनी चाहिए कि जल्दी आपके करीब ही कोई मार्केट हो। ठीक है, साइड एंड नेबरहुड जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। सैनिटरी कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि पहले हमने बात कर ली। और स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए कि खुदा ना खास्ता घर के अंदर कोई स्मोक वगैरह अगर फैल गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अलार्म्स होने चाहिए, ताकि पता चले कि स्मोक फैला हुआ है और आगे कोई तबाही ना हो। ठीक है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर अगर पुअर हाउसिंग है आपकी तो हेल्थ के ऊपर उसके क्या असरात होंगे आगे पढ़ते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ रिस्क फॉर पुअर हाउसिंग, आपकी हाउसिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या होगी, फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ओवर क्राउडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं छोटे छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जमा होकर घर बना लेते हैं छोटे छोटे से, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़। इन्फेक्शन अगर किसी एक को इन्फेक्शन है ओवर क्राउडिंग की वजह से जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो पैदा हो सकती हैं, आगे फैल सकती हैं। पॉसिबल लिंक विद स्टमक कैंसर, बाज़ों का जो है ऐसी जगहों पर स्टमक कैंसर भी ज़्यादा हो जाता है। रिड्यूस स्टेचर, ठीक है, आपकी जो कद काट होती है, आपकी जो रिहाइश होती है वो जो है ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, बीएमई हाउस होल्ड पर्टिकुलरली एट रिस्क, अगर कुछ भी हो गया तो आपके जो हाउस होल्ड जो है जो जो चीज़ें होती हैं, यानी कि कच्चे मकान होते हैं, ज़रा सी जो है हवा तेज़ चली तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। डैम एंड मॉल्ड्स, यानी कि आपने देखा होगा घर के अंदर कोनों कुदरों पर जो है वो काले काले निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डैम एंड मॉल्ड। वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी, वो भी दीवारों को ख़राब कर रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे वीजिंग, एस्मा हो सकता है। एस्मा यानी जो आपके लंग्स की जो है, लंग्स की नहीं सॉरी, जो आपका ब्रोंकाइटिस होता है उसके अंदर जो है वो जो है सिकुड़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्मा होता है आपको। राइडाइटिस होता है, फ्लू जो है हो सकता है आपको। और एल्वियोलाइटिस, यानी कि आपकी जो एल्वियोलाई है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि नमोनिया हो सकता है। ठीक है,
फिज़िकल हेल्थ रिस्क और पुअर हाउसिंग, फिज़िकल रिस्क की वही जो है पुरानी वाली हेडिंग है इसके अंदर। और क्या क्या है, होमलेसनेस यानी कि आपके छत नहीं है, किसी लोगों के पास छत नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ही उसके ऊपर रह रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसे, झोंपड़ी में रह रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम फेसिंग द एलिमेंट्स विदाउट प्रोटेक्शन, जो है कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्नैचिंग वगैरह हो सकती है, डकैती पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेम्प्रेरी एकोमोडेशन होती है, यानी कि बिल्कुल आर्जी रिहाइश होती है आपकी, जो है बिल्कुल आप जगह आर्जी रिहाइश होती है, कोई पक्के मकान तो होते ही नहीं है, तो इस वजह से जो है आर्जी रिहाइश की बोलेंगे। प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है ओवर क्राउडिंग की वजह से जो हो सकती हैं वो सारी होंगी, जिसके अंदर नॉइस होगा, शोर शराबा होगा, इन एडिक्वेट कुकिंग होगी, आपकी कुकिंग सही नहीं होगी, और वॉशिंग फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी नहीं होगी, नदी नालों के अंदर जो है आप कपड़े धो रहे होंगे, ठीक है। मेंटल हिक्स, वो तो फिजिकल रिस्क था ना, अब मेंटल रिस्क क्या होता है, मेंटल रिस्क ये होता है कि जो आपके दिमाग पर असर करता है, ठीक है। रिलेटिवली पुअर क्वालिटी हाउसिंग इन ईस्ट और, ठीक है, पुअर हाउसिंग क्वालिटी की वजह से जो है क्या क्या हो सकते हैं, मेंटल वेलबींग आपकी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू लेट हाउसिंग, पुअरर इमोशनल वेलबींग देन पीपल इन बेटर एरियाज़, आपकी जो इमोशनल वेलबींग्स होंगी, आपकी जो डेवलपमेंट होगी बच्चों की, वो अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि बेटर एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। ड्राउट्स वगैरह होंगे, यानी कि आपको खौफ होगा कि यार किसी वक्त जो है हमारा घर गिर सकता है, या जो है किसी भी वजह से जो है हम बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। तो पुअरर जनरल मेंटल हेल्थ, आपकी जो जनरल मेंटल हेल्थ होती है वो बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है ख़वातीन के अंदर, ठीक है। ओवर क्राउडिंग की वजह से जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, बेड वेटिंग, पुअरर एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है जी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सही नहीं हो पाती उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लोग कच्ची आबादी में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन भी बस कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है, ठीक है जी। मेंटल एडजस्टमेंट जो है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे भी जो है उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, मेंटल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, रिलेशनशिप टेंशन्स होती हैं, जो है रिश्तेदारों से ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं होते, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो बाकी लोगों से ताल्लुकात होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ऐसे लोग बहुत मौजूद होते हैं, और जो बड़े बड़े एरियाज़ के लोग होते हैं वो इनको बिल्कुल घास भी नहीं डालते और इनको इंसान ही नहीं समझते, तो इसलिए इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं लोग, डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है जी। फ्लैटेड एकोमोडेशन, यानी कि वही बात हो गई कि आर्जी रिहाइश होती है, जिसकी वजह से जो है टेंशन में होता है बंदा, और सोच ही रहा होता है कि यार मेरा अपना घर होगा, पक्का घर होगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो ये उनकी मेंटल जो है हेल्थ पर बहुत ही असर करता है, ठीक है। अब जैसे नीचे लिखा हुआ है सोशल आइसोलेशन एंड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस अमंग वुमेन, तो साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, और इंक्रीज जनरल फिजिशियन कंसल्टेंट बाय वुमेन फॉर इमोशनल, तो उनके पास जाके जो है अपने सारे दुखड़े बयान कर रही होती हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक जो है हमारा एयर वेंटिलेशन और हाउसिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।